कर रहे हैं एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एलडी या एसएलडी अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम एलडी या एसएलडी की बात करते हैं तो बात एक ही है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड थिंग इज एलडी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत ही जनरल टर्म है और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो बहुत जनरल नहीं आते बल्कि बहुत स्पेसिफिक करके आते हैं, यानी कैटेगरीज बना करके। जब हम टर्म स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं स्पेसिफायर। जब हम कहते हैं टर्म स्पेसिफिक तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफायर की। स्पेसिफायर मतलब क्या होता है? कोई एक विशिष्ट प्रकार की समस्या, जनरल समस्या नहीं, विशिष्ट प्रकार की समस्या। तो एक जनरल एलडी यानी जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी से थोड़ी इतर, थोड़ी अलग जाकर के स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और जब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं डीएसएम 5 और आईसीडी 11 की, राइट। यानी कि जो टर्म यूज की जाएंगी वो है एसएलडी। जैसे कि पहले पीडीडी यूज होता था तो अब क्या होता है? एएसडी। सिमिलरली जैसे कि पहले तक एलडी यूज होता था तो अब यूज करना है आपको एसएलडी। हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस है उसकी भी बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। डिफेक्टोलॉजी क्या है? पहले 3 जनरल चीजें बताता हूँ आपको और फिर आगे बढ़ते हैं। डिफेक्टोलॉजी क्या है? डिफेक्टोलॉजी एक डिसिप्लिन है कंसर्न विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सेंसरी, फिजिकल, कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट। सेंसरी यानी सेंसरी लेवल पे वो हैप्टिक सेंसेशन हो, हैप्टिक परसेप्शन हो, आपकी हियरिंग हो, विजुअल हो, ये सारी चीजें हैं। फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और न्यूरोलॉजिकल कोई भी मनोतंत्रिक का तंत्र से संबंधित है इंपेयरमेंट। तो इसकी फर्स्ट डिस्क्राइब बाय वाइगॉट्स्की। ये जो टर्म है डिफेक्टोलॉजी ये है जो डिस्क्राइब की गई थी किसके द्वारा? वाइगॉट्स्की के द्वारा। इसी डिफेक्टोलॉजी टर्म से ही आज की डेट में जो टर्म चलती है स्पेशल एजुकेशन, ये इस डिफेक्टोलॉजी से होकर के विकसित हुई है। तो इसका जो रशियन नेम था वो था डिफेक्टोलॉजी। बट डिफेक्ट को स्पेशल एजुकेशन से कनेक्ट करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं इस टर्म को छोड़ दिया गया। बट हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं इस टर्म को छोड़ दिया गया। बट हमारे लिए जानना जरूरी है कि रशिया में इसे डिफेक्टोलॉजी के रूप में स्टडी किया जाता है, रशियन साइकोलॉजी में। आज इन द यूएस इट इज बेसिकली इक्वल टू स्पेशल एजुकेशन एंड स्कूल साइकोलॉजी. It is founded on the idea that rather than the intrinsic impairment itself, disability social ramification pose the most challenges. तो जो सामाजिक प्रभाव है, एजुकेशनल नहीं, यहाँ पे एजुकेशनल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं डिफेक्टोलॉजी में सामाजिक प्रभाव। कि अगर किसी चीज के, किसी समस्या के, आपकी लर्निंग के सामाजिक प्रभाव नेगेटिव आ रहे हैं तो वो डिफेक्टोलॉजी का हिस्सा है। वाइगॉट्स्की ने ऐसा देखा कि हमारे अंदर कुछ सेंसरी, कॉग्निटिव, फिजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण हम सामाजिक इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पा रहे, राइट। इस डिफेक्टोलॉजी के अंदर जिन चीजों को देखा गया था उन्हें डीएसएम 4 तक पीडीडी के रूप में पहचान की जाती थी, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब एनी डिसऑर्डर फ्रॉम ए group in the DSM or DR that exhibits stereotypical behavior, interests and activities or severe or pervasive impairment in verbal non-verbal communication. मुख्य रूप से आपके अंदर माइल्ड से लेकर और सीवियर तक किसी भी तरीके की ऐसी समस्या जो आपके बिहेवियर में, आपके इंटरेस्ट में, आपके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो तो वो पीडीडी के अंदर आती है। इसमें कुछ स्पेसिफायर भी थे, यानी कि 2 कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी बन गई पीडीडी और दूसरी बन गई पीडीडी-एनओएस। पीडीडी के अंदर कुछ स्पेसिफायर हैं। वो कौन से स्पेसिफायर हैं? एस्पर्जर्स डिसऑर्डर, ऑटिज्म, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर डीआईडी, रेट सिंड्रोम, ये स्पेसिफायर हो गए। अगर इसमें कोई आ रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है तो वो कहलाएगा पीडीडी और पीडीडी की कैटेगरी हो गई ये वाली, राइट। लेकिन अगर किसी को ये डायग्नोसिस नहीं हुआ लेकिन वो अगर कोई स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर दिखा रहा है, उसके इंटरेस्ट में, उसके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उसके इंटीग्रेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उसे इनमें से किसी में भी कैटेगराइज नहीं किया जा सकता तो वो कहलाता था पीडीडी-एनओएस, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसको और कहीं स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता लेकिन प्रॉब्लम वो है जो कि परवेसिव डेवलपमेंटल है, राइट। तो अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि इन जनरल, सामान्य रूप से वो स्टूडेंट जो लर्निंग डिसेबिलिटी के होते हैं उनको हम स्कूल के अंदर कैटेगरी में अनडायग्नोस्ड रखा करते हैं। भारत और भारत के बाहर भी हम उनको देखते हैं पीडीडी-एनओएस के रूप में। इन्हें अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता लेकिन ये सब परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इस परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हमें क्या करना होता है? हमें इंटरवीन करना होता है, क्योंकि समस्या कहां दिख रही होती है? बिहेवियर में, इंटरेस्ट में, एक्टिविटीज में, नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन में। परंतु हमें ये नहीं पता या हमने उन्हें कैटेगराइज नहीं किया अभी तक एस्पर्जर्स में, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में, ऑटिज्म में या एस्पर्जर्स में, इनमें कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, बट स्टिल प्रॉब्लम है तो वो पीडीडी में। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके साथ किसी प्रकार की बिहेवियर की समस्या आ रही है या फिर इंटरेस्ट की समस्या आ रही है या उनके कम्युनिकेशन की समस्या आ रही है, हम उनको जब तक डायग्नोस नहीं करते तब तक इनको किस कैटेगरी में रखते थे? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट। पर जब अगर उसको स्कूल के अंदर, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, उसे स्कूल के अंदर सीखने में समस्या हो रही है, ये कौन सी समस्या आ रही है? समाज में समस्या हो रही है, परिवार में समस्या हो रही है, घर में समस्या हो रही है, लेकिन अगर यही समस्या उसको स्कूल में उसकी अधिगम में हो रही है तो फिर वो कहलाएगी। जब तक वो स्कूल में प्रॉब्लम नहीं कर रही है तब तक वो कैटेगरी कौन सी बन गई भाई? पीडीडी-एनओएस बन गई। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम कर रही है तो फिर वो क्या बन गई? एलडी हो गई, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी।
चारों आ जाएंगे जो स्पेसिफाइड हैं, और इसमें इन चारों स्पेसिफाइड के अलावा सब आ जाएंगे जो भी स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता अभी तक किया नहीं जा सकता, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आज क्यों आएंगे, अभी बताएंगे आपको कि आज क्या होगा, आज की कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आराम से चलोगे। अभी तो बताया मैंने कि अभी बताऊंगा, ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा कि एलडी और एसएलडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। धीरे धीरे से यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बीडीडी जो है वो किसी के लिए भी हो गई, और जब वो स्कूल में आएगा तब उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी हो गई एलडी, इसे लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टी से लेकर के लर्निंग डिसेबिलिटी तक आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक। चलिए, so are frequently visible from young age and DSM, these conditions have been grouped together under ASD in DSM-5। अब जो BDD है वो बन जाती है ASD आज की डेट में, ICD-11 या फिर DSM-5 में ये किस रूप से आ रही है, ASD के रूप में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में। इतना क्लियर है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बताई आपको डिफेक्टोलॉजी। डिफेक्टोलॉजी स्पेशल एजुकेशन से डिफरेंट है। स्पेशल एजुकेशन का कांसेप्ट एजुकेशनल डिफिकल्टी या एजुकेशनल डिसेबिलिटी से संबंधित होता है, लेकिन डिफेक्टोलॉजी जो है वो उसके सोशल इंपैक्ट को लेकर के ध्यान में रखकर के काम आई थी, राइट। जिन बच्चों के अंदर डिफेक्ट है और वो सोसाइटी में इंटरमिंगल नहीं हो पा रहे, आप उन्हें बीडीडी या बीडीडी एनओएस में डालते थे, राइट। आज की डेट में उन्हें आप, अगर वो स्कूल में जाते थे तो फिर एलडी में डालते थे, अगर स्कूल में जाते थे और स्कूल में वही चीज आ रही है समझ में, तो फिर उन्हें आप एलडी की कैटेगरी में डालते थे। आज क्या हो रहा है, आज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहली बात तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। इसका मतलब सभी को मिलनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन। लेवल क्या हो गया, 3 से 18 हो गया, राइट। इसका मतलब ये 3 साल की उम्र में हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, 3 साल की उम्र में हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। क्या हमें इस टर्म की जरूरत है, अब क्या इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है अभी, क्या इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमें? इसका मतलब अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कैटेगरी क्या बन गई भाई, एलडी एसएलडी एएसडी। अब क्या बचा स्कूल के अंदर कैटेगरी मुख्य रूप से एलडी एसएलडी एएसडी, राइट। अब ध्यान से समझो, किसी को अगर स्पीच एंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ये उसकी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करेगी, अधिगम में प्रॉब्लम करेगी। कैटेगरी क्या बन गई, एलडी, राइट। हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी अलग से करवाई है। एचआई, हियरिंग इंपेयरमेंट, क्या उसकी पढ़ाई में दुविधा उत्पन्न करेगी? अगर किसी को एचआई है तो वो उसकी पढ़ाई में दुविधा उत्पन्न करेगी, कहां पे आएगी, लर्निंग डिफिकल्टी है। अगर बीआई है तो वो भी है, राइट। फिर ये क्या है, ये क्या है, अभी तो बताया है। जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, जिसको हमने एलडी में बहुत सारी चीजें रख दी, स्लो लर्नर भी है, इसमें वो भी है जिसको कि लिखने में प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, जो रुक रुक के पढ़ता है, बहुत सारी कैटेगरीज हो गई। अगर उसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी बन गई तो वो होगा एसएलडी, और अगर स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बनी तो क्या होगा, एलडी, तो वो होगा एसएलडी, और अगर स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बनी तो क्या होगा, एलडी। एएसडी क्या है, एएसडी क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। 4 सेक्शंस जो हैं, अब ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड को पहले समझना जरूरी है। ये एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऑफ एएसडी, राइट। तो इसमें क्या आएगा, ऑटिज्म आएगा, रेट आएगा, एस्पर्जर आएगा, डिसइंटीग्रेटिव बिहेवियर, सीडीडी, सॉरी सीडीडी आएगा, चिल्ड्रन विद डिसइंटीग्रेटिव बिहेवियर, है ना। अब ये क्या हो गया, ये कैटेगरी किसके अंदर में आ गई, एएसडी के अंदर में आ गई। लेकिन यहां पे क्या लिखोगे, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर, यूनिक पैटर्न। मतलब कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको ये सब में से कुछ भी है, लेकिन उसे यहां कैटेगराइज नहीं कर सकते आप, तो भी वो कहां पे आएगा, एएसडी के अम्ब्रेला टर्म के अंदर आएगा। सिम्टम तो है बट डायग्नोसिस नहीं है, तो वो किसमें आएगा, एएसडी में आएगा। क्या है, एलडी, सारा का सारा एसएलडी यहां पे आएगा। एलडी क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें एसएलडी आएगा, और ऐसे सिम्टम्स जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को प्रभावित कर रहे हैं, वो सिम्टम आ गए, वो भी किसके अंदर आएंगे, एलडी के अंदर आएंगे। इसका मतलब हमें ये चॉइस होती है कि हम सिम्टम के बेस पे ये देखेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है या ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। और एसएलडी तो स्पेसिफाई है कैटेगरीज, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये तो कैटेगरीज हो गई ना, ये एसएलडी हो गई। और जहां सिम्टम मिल रहे हैं बट आप कैटेगरी नहीं बना सकते, वो एलडी हो गई। एलडी में आएगा अगर किसी को डिस्कैल्कुलिया के जैसे सिम्टम्स हैं बट डिस्कैल्कुलिया डायग्नोस नहीं हुआ, तो वो कहां पे है, वो एलडी में है। और अगर वो डायग्नोस हो गया एक डिग्री में स्पेसिफायर, तो फिर वो क्या हो गया, एसएलडी हो गया, राइट। अब समझो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे
क्या हो गई? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। और अगर यही अलग अलग सेक्शंस में हमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसको प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गई? एलडी हो गई इन जनरल। बस कैटेगरी मेनली देखती है हमें ज्यादातर, बट फाइनल लेवल पे तो भी देखना जरूरी है। क्रॉस हर बार कैसे कम करेगा? बिल्कुल सर, डिफिकल्टी होगी तो डिसेबिलिटी नहीं। डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी होने का मतलब डिसेबिलिटी नहीं है भाई। डिफिकल्टी होने का मतलब डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपकी आई साइट 6 बटे 7 है, आप क्या लगेगा? चश्मा लगेगा। इसका मतलब आप लर्निंग डिसेबल्ड नहीं हो जाते, ठीक है ना? यू हैव लर्निंग डिफिकल्टी, यू हैव विजुअल डिफिकल्टी, बट वो डिसेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही आपकी लर्निंग के लिए। नहीं, आप इस साइड से डाल सकते हो, आप इस साइड से डाल सकते हो, लेकिन इस साइड डालोगे कब? जब 20 बटे 200 आएगी भाई। लर्निंग डिसेबिलिटी तो तब है ना जब 20 बटे 200 होगी, ठीक है ना? अभी तो ये 20 बटे 200 से बहुत दूर है, तो अभी तक तो लर्निंग डिफिकल्टी है, तो ये जजमेंट करना होता है। तो आपने बहुत लेट पढ़ा, लिखना बेकार हो जाता है। ऐसे क्या कि आपने कितना बेईमान तरीके से बोल दिया। हाँ, मैं कुछ करवा रहा था इसलिए। तो यहाँ पे जब आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे जब आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो ये जो है ये पूरा एक सेक्शन है। अब अगर कोई स्लो लर्नर है तो वो यहाँ पे आएगा, अगर कोई स्लो लर्नर है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आएगा? इस जगह पे आएगा, बट वो इस जगह पर नहीं आएगा, ठीक है? इस जगह पे आने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इंपेयरमेंट कहाँ पे हो रहा है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंपेयरमेंट पे जाना पड़ेगा, और इंपेयरमेंट से डिसेबिलिटी पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे में पीडीडी कहाँ आएगा? पीडीडी पहले आता था, पीडीडी पहले आता था, ये था पीडीडी और ये था पीडीडी एनओएस, ये पहले होता था, अब नहीं, ठीक है भाई? चलो, children with learning, behavioral or physical disability such as neurological problem, hearing loss, vision impairment are given specifically created programs, services and instruction to help them become autonomous, contributing and valued member of their community. तो बेसिकली वो सभी लोग, वो सभी बच्चे जो कि किसी भी रूप में कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं, इन सभी को आप हेल्प देना चाहते हैं, इन सभी को आप हेल्प देना चाहते हैं। और ये जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, ये एजुकेशन दो प्रकार की होगी, एक होगी स्पेशल और दूसरी होगी इंक्लूसिव। एक होगी स्पेशल और दूसरी होगी इंक्लूसिव। स्पेशल क्या होगी? कब स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी? जब समस्या होगी सीवियर, जब आप उसे उस क्लास में नहीं बिठा सकते, और जब समस्या इतनी सीवियर नहीं होगी तब आप क्या कर सकते हैं? उसे इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं। अगर हम ये कहें तो भाई अपने पॉइंट रखने से पहले समझने की कोशिश, मैं आपकी बात पे डिस्कशन कर लेता हूं और आपकी बात पे जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो छोड़ देता हूं। इज इट फाइन? अरे भाई जब देखा और रुक करके टाइम लगेगा, मैं देख करके बोल दूंगा, डिस्कशन कर लूंगा। अब ऐसे कोई जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको रोक करके पहले आपके आंसर्स दो, मान जाओ। और ये सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कुछ महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, सुन लो पहले। ये स्पेशल तब जब प्रॉब्लम सीवियर है, और ये इंक्लूसिव जब प्रॉब्लम नॉर्मल बच्चों के साथ में ही पढ़ाई जा सकती है, उस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। अब कोई कहे कि इनको चाहे कितनी भी सीवियर हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, इन सबको एक ही जगह पे आपको पढ़ाना है, तो इसे कहते हैं फुल इंक्लूसिव। ये बहुत ही काल्पनिक विचार है जो लागू नहीं हो सकता। फुल इंक्लूजन एक बहुत ही काल्पनिक विचार है जो लागू नहीं हो सकता, ठीक है भाई? तो इन दैट केस आपको ध्यान रखना होगा कि एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट स्पेशल एजुकेशन में आता है, जिसके लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान किया जाता है, उसमें दो प्रकार की सुविधाएं होती हैं। एक जिसमें कि एक रिसोर्स रूम होता है, एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो कि स्पेशली उस बच्चे को या उन बच्चों को अलग से पढ़ाता है। दूसरे में कुछ बच्चों की समस्या होती है जिनको डील किया जा सकता है नॉर्मल बच्चों के साथ, तो जहां वो अलग से पढ़ा रहा है वो हो गई स्पेशल एजुकेशन, जहां वो उन्हें कुछ बाकी सबके साथ पढ़ा रहा है वो हो गई इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बेसिकली ये जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको इससे पहले समझना पड़ेगा जब आप लर्निंग डिसेबिलिटी को समझते हो। लर्निंग डिसेबिलिटी समझ में आई है आपके? नहीं, अभी तो चालू नहीं की मैंने। जो यहाँ तक की बात की वो समझ में आई आपके? तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, वो ये कि स्कूल से बाहर की समस्या को कैसे देखेंगे। स्कूल की समस्या को देखने के लिए नजरिया डिफरेंट होगा, और वही समस्या डील करने का जो नजरिया है वो डिफरेंट होगा। ये 3 बातों पे बात हुई, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अरे भाई प्रश्न लिख दो, अब बिल्कुल ऐसे भी मत करो कि मतलब इंट्रैक्शन ही ना हो पाए। प्रश्न लिख दो अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो। ये कौन सा क्वेश्चन है? आई समवन कम एट रिवर्स रेट, मतलब क्या हुआ इसका? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। So let's do with learning disability. Standardized test in reading, maths and written material identify this symptom as a neurological based information processing deficit characterized by below average achievement given the person's age, education and intellect. क्या याद करना है आपको? क्या याद करना है आपको? आपको याद करना है on the basis of standardized test.
रीडिंग में, मैथ्स में, रिटन मटेरियल में अगर वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी समस्या न्यूरोलॉजिकल है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट है, जब ये दो समस्याएं होंगी तो क्या होगा, वो आपकी प्रॉब्लम हो गई लर्निंग से संबंधित। कैसी प्रॉब्लम हो गई वो लर्निंग से संबंधित हो गई। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट हो रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज अचीवमेंट, और इसके कारण एवरेज अचीवमेंट से भी बिलो हो रहा है आपका अचीवमेंट गिवन द पर्सन्स एज, एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट। इसके बेस पर कंपैरिजन किस चीज से हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है पर्सन की एज, एजुकेशन और इंटेलेक्ट के आधार पर। तो यानी कि चाहे वो आईक्यू टेस्ट हो सकता है या वो स्टैंडर्डाइज कोई अन्य टेस्ट हो सकता है, उसका एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी कॉपी जो चेक की जा रही है, उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, और उसका कंपैरिजन उसमें क्या किया जा सकता है एज का, कि वो अपने सेम एज के ग्रुप के बच्चों के जैसा वो व्यवहार नहीं कर रहा, आप उसको एलडी के रूप में कैटेगराइज करते हैं उन सब के आधार पर। किसी को यहाँ पे अगर कोई कष्ट हो तो बताएं। आप एलडी कैसे निर्धारित कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे हम ये नहीं कह रहे कि ये नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल बच्चे, हम तो ये कह रहे हैं कि आईक्यू टेस्ट सबका ही हो रहा है, बट उस आईक्यू टेस्ट के बेस पर ही एलडी हमने चुना ना उसे, क्योंकि उसका लेवल नीचे था। तो हो सकता है कि वो एमआर में कैटेगराइज हो गया। हम ये थोड़ी कह रहे, मतलब आप कह रहे हो कि जो एलडी है हम उस पे टेस्ट लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम टेस्ट लगा रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है कि एलडी है, ये लाइन ये बता रही है, ठीक है। तो दिस लाइन इज सेइंग कि पढ़ने, गणित और लिखित सामग्री में मानकीकृत परीक्षण इस लक्षण की पहचान न्यूरोलॉजिकल रूप से आधारित सूचना प्रसंस्करण कमी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति की उम्र शिक्षा बुद्धि को देखते हुए औसत से कम उपलब्धि की विशेषता है, सिंपल हो गया, क्लियर। डायग्नोस्टिकली यानी नैदानिक रूप से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निदान करने की। तो प्रोसेस आते हैं, एक है निदान और एक है उपचार। ज्यादातर लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उनका उपचार पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, इंटरवीन करके उसके विकास को रोकना होता है, उसमें कमी करनी होती है। Diagnostically, a person has a learning disability when his or her achievement test scores are significantly, typically 2 standard deviation below, significantly below what is predicted given his or her intelligence, age or grade। ध्यान से समझिए, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? एक आईक्यू टेस्ट लिया गया, इस आईक्यू टेस्ट का एवरेज स्कोर क्या होता है? 100 होता है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली इस टेस्ट में कितना होता है? 15 का होता है। 1 SD is equal to 15, तो एक SD कम हुआ तो कितना? 85। क्या 85 वाला लर्निंग डिसेबल्ड होगा? इसको लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, ये स्लो लर्नर हो सकता है, लेकिन जो 70 पे होगा इसमें से 15 कम कर दो, कितने? 1 SD और 2 SD। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के कितने पॉइंट कम किए? 2 कम किए। ये है आधार, अगर इसको याद कर लिया तो गड़बड़ नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। गिफ्टेड कौन होता है? 130। 115 वाला तो नहीं होता ना, कौन होता है? 130। तो या तो 170 या फिर 130, तो 130 या उससे ज्यादा और 70 या उससे कम, ये सब लर्निंग डिसेबल। समझ में आया कैसे कैटेगराइजेशन होता है? तो क्या है, टिपिकली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो। हम लर्निंग डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो गिफ्टेड के केस में है, जो कि हम यहाँ पे स्टडी नहीं करें, राइट। बट मैंने आपको बता दिया फिर भी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो कौन है, जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव कौन है, जो गिफ्टेड है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, कैटेगरी डिफरेंट है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है ना उसकी। नहीं, आईडी वाले बच्चे का ज्यादा कैसे होगा? आईडी वाले बच्चे का कम होगा, आईडी वाले का आईक्यू कम होगा। ये तो ये किसी स्टूडेंट, किसी प्रतिभाशाली स्टूडेंट का प्रश्न था जिसने कि एलडी नहीं देखा, तो उसका पूछना था कि भाई वो गिफ्टेड जो है वो भी होगा। पर यहाँ पे हम ये थोड़ी बात कर रहे हैं कि किसको स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे, टर्म क्या है? एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटी। आईक्यू, ये आईडी थोड़ी होगा, इसकी दुनिया जहां की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये आईडी थोड़ी होगा। आईडी कौन होगा? ये होगा कम वाला। इसको आप आईडी की कैटेगरी में कैसे रखोगे? इसके लिए तो आप प्रतिभाशाली की कैटेगरी रखोगे, गिफ्टेड की, ठीक है ना। उसकी अपनी समस्या होगी, और वो समस्या क्या होगी? वो समस्या क्या होगी? अलग विषय है, लेकिन हाँ वो हो सकती है सोशल इंटीग्रेशन, हो सकती है सोशल कम्युनिकेशन, हो सकती है, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं कि ग्रुप के अनुसार व्यवहार करना, या ये सब चीजें। आईक्यू जिसका ज्यादा होता है वो भी लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि लर्निंग डिसेबल्ड नहीं होंगे, बट क्या लर्न करवा रहे हो आप उन्हें, और फिर उन्हें लर्निंग डिसेबल्ड में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? आप उन्हें कहेंगे स्पेशल, क्या कहेंगे? वो स्पेशल किड है, बट आप डिसेबल्ड कैसे कहेंगे उन्हें? आप उन्हें डिसेबल्ड नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? उनकी अपनी लर्निंग डिफिकल्टी है और वो किसी एक क्षेत्र में होगी। कैटेगराइजेशन कैसे होगा उनका? हाँ जी बिल्कुल 70 किलो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑटिज्म का बच्चा है उसका भी 70 आईक्यू होगा, 70 से कम होगा उसका आईक्यू, क्योंकि क्योंकि अभी बताता हूँ। 1 to 2 deviation may be considered a learning problem if another unique trait is present, such as cognitive processing issue, a serious mental sickness, a notable physical impairment, and exceptional absence from education। केवल ये 2 deviation से नीचे है, आपने आईडी में डाल दिया। लेकिन किसी का 1 deviation नीचे है, मतलब कि 100 से नीचे है 85, राइट। अब ये सिर्फ 85 होना काफी नहीं है एलडी के लिए। आपको क्या देखना पड़ेगा? इसके साथ कुछ ऐसी लर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो, सीरियस मेंटल सिकनेस हो, फिजिकल इंपेयरमेंट हो, एब्सेंस फ्रॉम एजुकेशन हो। 1 डिविएशन वाला मे और मे नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ला सकते होंगे, ला सकते हो।
थिंग इज दैट, इसको समझना पड़ेगा बेटा कि हम जहां पे हैं पहले उस विषय को समझने की जरूरत है। अभी हम करेक्शनल की बात ही नहीं कर रहे। हम यही समस्या में आ जाते हैं कि हम जिस चीज को पढ़ रहे होते हैं उससे हम आगे या पीछे चल रहे होते हैं। जहां हम हैं उस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्वियसली इंटरवेंशन इफेक्ट डालेगा, कौन सा इंटरवेंशन कहां पे डालेगा दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी आप कोई करेक्ट थोड़ी कर रहे हो, अभी तो पहले ये समझ रहे हो कि किन केसेस में 1 एसडी भी एलडी में आ सकता है, यानी एक स्टैंडर्ड डिविएशन वाला भी एलडी में आ सकता है। अब ये भाषा उसी को समझ में आ रही होगी जिसने कि प्रीवियस अपना काम किया हुआ है और एनपीसी कर्व पे जब मैंने नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी बताई थी तो उसने वो पढ़ा हुआ है। सर सब एलडी के बिलो 70 हो या जरूरी? अरे भाई मैं अभी कह रहा हूं, मैंने वहां पे आईडी स्पेसिफिकली रखा ना क्योंकि मैंने उदाहरण आईक्यू टेस्ट का लिया। आईक्यू टेस्ट से आईडी होगी। अब किसी दूसरे टेस्ट के लिए कोई दूसरा तरीका यूज होगा, समझ में आई बात? किसी दूसरे टेस्ट के लिए कोई दूसरा तरीका यूज होगा, लेकिन हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे अगर मैं कॉग्निटिव लेवल चेक कर रहा हूं और ये हो गया मेरा मीन, ये हो गए 2 एसडी, ये हो गए 2 एसडी। जरा बताना इनके बीच में टोटल केसेस कितने आएंगे? कितने आएंगे इसमें? टोटल कितने केसेस होंगे इसके बीच में? लगभग 99% से ज्यादा केस यहां पे होंगे। तो आपके पास बचता कितना है? 1% भी नहीं बचता। वो संख्या होगी इस साइड या इस साइड, ये है जो पिछड़ रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कॉग्निटिव का टेस्ट भी हो सकता है, ये राइटिंग का टेस्ट भी हो सकता है, ये रीडिंग का टेस्ट भी हो सकता है, ये आईक्यू टेस्ट भी हो सकता है। मैंने आईक्यू का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी? 2% इधर और 2% इधर, 95.3। 2SD से 2SD के बीच में 95.3, 3SD to 3SD के बीच में 99%, 99.7, ठीक है? चलिए, अब लर्निंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन DSM-5। लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी को अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में डिसेबिलिटी इन DSM-5, लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी को अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में DSM-5 में रखा गया है, जिसे ICD में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। दिस ग्रुप कवर्स रीडिंग, मैथ, नॉन वर्बल, रिटन एक्सप्रेशन डेफिशिएंसी एंड स्पेसिफायर्स दैट इंक्लूड राइटिंग। बहुत सारे सेक्शंस इसमें ऐड कर दिए गए जिसमें कि खास करके रीडिंग, मैथ, नॉन वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन में डेफिशिएंसी और या फिर दूसरे स्पेसिफायर जिसमें कि राइटिंग और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। ये सब कहां पे है? ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल की गई ऑन द बेसिस ऑफ 2SD, ऑन द बेसिस ऑफ 2SD। तो ये 2SD जो है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बिलो का जो फंडा है वो कौन अपना रहा है? DSM अपना रहा है। ICD क्या अपना रहा है? अम्ब्रेला टर्म, जिसकी हमने बात की सबसे पहले। वो अम्ब्रेला टर्म कौन अपना रहा है? ICD अपना रहा है। आप जिस चीज पे क्वेश्चन पूछते हो कंटीन्यूअसली कि कितना परसेंटेज ये वो बेसिकली ICD नहीं, ICD लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं करता है। बस ये निर्धारित करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसको कंडक्ट कीजिए और उसके आधार पर निर्धारित कीजिए, राइट? तो perceptual impairments, brain damage and minor brain dysfunctions cause learning challenges, but not hearing loss, visual loss, intellectual disability, emotional disturbances or environmental, cultural और economic variables। तो अगर हम perceptual environment की बात करूं